ठीक है, हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे लॉजिक की दूसरी यूनिट, जो कि है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड काइंड्स ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ जीनस बाय डिफरेंशिया। इससे पहले हम क्लास शुरू करें, आ, थोड़ा सा परिचय क्लास के बारे में कि हम लॉजिक की क्लास चला रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। ये 15 दिन का एक क्रैश कोर्स है जिसमें हम थियोरी और न्यूमेरिकल प्रॉपर कवर करेंगे, पूरा कोर्स कवर करेंगे। और आने वाले 23-24 तारीख को जो एग्ज़ाम्स हैं स्टूडेंट्स के, तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के, उनको फोकस में रख के हम ये पूरा लेक्चर सीरीज़, ये कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आज की क्लास, इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी है पहली। आज की क्लास में हम जो लॉजिक की दूसरी यूनिट है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड काइंड्स ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ जीनस बाय डिफरेंशिया पढ़ेंगे। भाषा के बारे में, परिभाषा के बारे में, उसको तर्कशास्त्र में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के कार्य। हम सभी जानते हैं कि जब हम लॉजिक पढ़ते हैं तो एक लैंग्वेज में ही पढ़ते हैं, आप हिंदी में पढ़ें, अंग्रेजी में पढ़ें। और जो लॉजिक की बेसिक यूनिट है जिसको हम कहते हैं प्रपोजिशन, वो एक सेंटेंस होती है, यानी एक भाषा का वाक्य होती है, एक लैंग्वेज का सेंटेंस होती है। तो जाहिरा तौर पे कोई ऐसी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं जो भाषा पर ही आधारित है, लैंग्वेज पर ही बेस्ड है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम भाषा और उसके संबंध के बारे में भी जानें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें पिछले वर्षों में टिप्पणी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको परिभाषा के प्रकार पूछ सकता है या किसी विशेष प्रकार की परिभाषा को डिफाइन करने के बारे में या उसके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए पूछ सकता है। तो ये इसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज हम पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे सामने है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के कार्य। इन लॉजिक वी एनालाइज हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट। ये तर्कशास्त्र में हम इस बात का विश्लेषण करते हैं कि भाषा का उपयोग किस तरह से संप्रेषण में होता है। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, या अगर खुद भी हम किसी बात के बारे में चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो ये सारी कार्यवाही भाषा के अंदर और भाषा के अंतर्गत ही होती। तो ऐसे में तर्कशास्त्र में हम इसी बात का अध्ययन करते हैं कि कैसे हम करेक्टली भाषा का व्यवहार कर सकें, भाषा को बरत सकें, लैंग्वेज को यूज कर सकें उचित संप्रेषण के लिए, सटीक कम्युनिकेशन के लिए। इरविंग कोपी एक लॉजिशियन जाने माने, उन्होंने 3 प्राइमरी फंक्शंस बताए हैं लैंग्वेज के। भाषा के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपको किसी को कोई सूचना देनी है, आपको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना है, आपको किसी चीज़ पर सोचना है, कुछ भी करना है, आपको कम्युनिकेशन के लिए भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर उसको एक कैटेगराइज किया जाए तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज इरविंग कोपी के अकॉर्डिंग हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी है सूचना देना, यानी इंफॉर्मेटिव फंक्शन। हमको जब किसी चीज़ के बारे में किसी को कोई सूचना देनी होती है तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह भाषा का पहला कार्य है, और यही वो कार्य है जो भाषा के जिस रूप का हम लॉजिक में स्टडी करते हैं। ये सही बात है कि एक प्रपोजिशन जो लॉजिक की बेसिक यूनिट है, वो एक स्टेटमेंट होती है, एक सेंटेंस होती। लेकिन हर तरह के सेंटेंस को तो हम लॉजिक में नहीं पढ़ते। तो लॉजिक में जिस तरह के सेंटेंस को हम पढ़ते हैं वो इधर ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए या इनवैलिड होना चाहिए। आप अपने जब इमोशंस व्यक्त कर रहे होते हैं वो सही या गलत नहीं हो सकते हैं। जैसे आप कहें कि मैं दुखी हूँ, ये सही या गलत
का ठप्पा इस पे नहीं लगाया जा सकता, वो आपका अपनी अभिव्यक्ति है। लेकिन जब हम किसी को सूचना देते हैं तो उसके साथ ये हो सकता है कि या तो वो वैलिड हो सकती है, इनवैलिड हो सकती है, करेक्ट हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकती है। तो यही वो फंक्शन है लैंग्वेज का, सूचनात्मक फंक्शन, जिसको हम लॉजिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं। देख लेते हैं सूचनात्मक कार्य क्या, नाम से ही क्लियर है इसका पर्पस क्या होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, यानी किसी सूचना को संप्रेषित करना। चाहे वो मान लीजिए हम दुनिया के बारे में, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में, किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में, किसी तथ्य के बारे में जब हम किसी को बताते हैं तो वो होता है इंफॉर्मेटिव फंक्शन लैंग्वेज का। लॉजिक का कनेक्शन इससे ये है कि लॉजिक लैंग्वेज के जो तीन ब्रॉडर फंक्शंस बताए गए हैं, तीन जो प्रमुख कार्य बताए गए हैं, उनमें से केवल जो इंफॉर्मेटिव फंक्शन होता है उसी को हम लॉजिक के अंतर्गत स्टडी करते हैं। और दिस इज द ओनली फंक्शन दैट रिजल्ट्स इन प्रपोजिशन, जिनसे हम प्रपोजिशंस बनाते हैं। और प्रपोजिशंस का मतलब क्या होता है, या तर्कवाक्य का मतलब क्या होता है, ऐसे वाक्य, ऐसे स्टेटमेंट्स जो या तो सत्य हो या असत्य, या जिनमें ट्रुथ या फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो। अब उदाहरण के तौर पे अगर कोई कहे कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, भारत दिल्ली भारत की राजधानी। अब हम जानते हैं कि ये सत्य है, वास्तविकता से मेल खाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है या ये जो वाक्य है हमारे सामने, ये सही है, इसको हम प्रपोजिशन में उपयोग कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन हो गया भाषा का सूचना देना या सूचनात्मक कार्य। अगला काम है अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिसका हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब आप अपने भावनाओं को, अपने विचारों को किसी से बोलते हैं, किसी से कहते हैं, तो वो होती है, वो उस समय हम भाषा के किस फंक्शन, भाषा का कौन सा फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, एक्सप्रेसिव फंक्शन या अभिव्यक्ति या अभिव्यंजनात्मक कार्य। पर्पस क्या होता है इसका, इसका उद्देश्य होता है अपने विचारों या भावों को अगले व्यक्ति को सूचित करना। जैसे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना सुंदर सूर्यास्त। अब इसको हम जानते हैं कि इस पे हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं। किसी को अगर सूर्यास्त सुंदर लग रहा है, हो सकता है हमें सुंदर ना लगता हो, तो इस मामले में ना वो सही है ना हम सही, वो उसकी चॉइस है कि उसको सुंदर लग रहा है, हमारी चॉइस है कि नहीं है, और दोनों विरोधी हैं। एक ही चीज के बारे में हम दोनों के ख्याल एकदम विपरीत हैं, लेकिन हम में से कोई गलत नहीं। तो ये जो एक्सप्रेसिव फंक्शन होता है लैंग्वेज का, जब हम अपनी भावनाओं की या विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, जो किसी मैटर ऑफ फैक्ट को ना बता रही हो बल्कि हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को बता रही हो, तो वो सही या गलत नहीं होती है, और इसीलिए हम इसको लॉजिक के अंदर स्टडी नहीं करते हैं। तीसरा फंक्शन जो है लैंग्वेज का, वो डायरेक्टिव फंक्शन, यानी कि निर्देशात्मक कार्य। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भाषा का यह उपयोग खूब करते हैं। जब आप भाषा का उपयोग करके किसी व्यक्ति से कोई काम करने के लिए कहें, या कोई काम हो वो कर रहा हो उसको रोकने के लिए कहें, तो आप भाषा का निर्देशात्मक प्रकार उपयोग में ला रहे होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, टू कॉज और प्रिवेंट एनी एक्शन, यानी या तो किसी काम को शुरू करना या किसी काम को रोकना, अनुरोध करना, याचना करना, ये सारी चीजें जो आती हैं वो भाषा के निर्देशात्मक कार्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दें। इसमें एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि ये वाक्य अभिधा में भी बोला जा सकता है, यानी मुझे अगर दरवाजा बंद करवाना है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सीधा दरवाजा बंद कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं सीधे तौर पे यह बोलकर एक अलग संकेत के माध्यम से, यानी व्यंजना के तौर पे इसको बोलूं, जैसे कि बाहर से बहुत शोर आ रहा है तो दरवाजा बंद कर दीजिए। मैं सीधा भी कह सकता हूँ कि पंखा चला दीजिए, गर्मी लग रही है।
या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत गर्मी हो रही है, जिसका इनडायरेक्ट मतलब है कि पंखा चला दीजिए। तो डायरेक्टिव फंक्शन में वो दोनों डायरेक्टिव फंक्शन में ही आएंगे। हो सकता है कि ऐसा लगे कि मैं अपनी कोई फीलिंग व्यक्त कर रहा हूँ, जैसे बहुत गर्मी लग रही, उसका इनडायरेक्ट मतलब ये होगा कि पंखा चला दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये बस समझने के लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, समझ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही हम आ पाएंगे परिभाषा के प्रकार पर। तो ये हो गए हमारे लैंग्वेज के जो 3 प्रमुख कार्य हमको पढ़ने थे। अब हमको आना है उस टॉपिक पे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फंक्शंस, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, परिभाषा के प्रकार। तो सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि परिभाषा होती क्या है। आपसे अगर किसी चीज को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपसे कहा गया, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपसे कहा गया कि आप डिफाइन लॉजिक, तर्कशास्त्र की परिभाषा कीजिए। तो उस समय आपसे एग्जामिनर क्या उम्मीद कर रहा है कि आप उस टर्म को क्या करेंगे। परिभाषा करने के पीछे या परिभाषा देने के पीछे उद्देश्य क्या होता है। डिफिनीशन हेल्प एलिमिनेट एम्बिग्विटी, यानी मल्टीपल मीनिंग्स एंड वॉगनेस, अनक्लियर बाउंड्रीज। जब हम कहते हैं कि किसी चीज को परिभाषित कीजिए तो इसका मतलब ये है कि आप उसके विशिष्ट गुणों के बारे में या उसकी विशिष्ट पहचान के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन हमको दीजिए जिससे हम उसको पहचान सकें, या एक तो उसको पहचान भी सके, दूसरा अगर दो चीज़ों के बीच हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम क्लैरिटी के लिए भी डिफाइन करते हैं कि ये देखिए, ये देखने में एक जैसी चीज़ें लग रही हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहें कि हम लॉजिक में भी थॉट्स की स्टडी करते हैं, हम साइकोलॉजी में भी थॉट्स की स्टडी करते हैं। ऊपरी तौर पर दोनों चीज़ें एक जैसी लग रही हैं, तो फिर हम अगर थॉट्स की स्टडी कर रहे हैं दोनों में, तो दोनों ब्रांचेज अलग क्यों हैं, सीधा सवाल हो सकता है। तो हम और थोड़ा डीप में जाके उसको डिफाइन करते हैं कि अंतर ये है कि लॉजिक में हम थॉट्स की स्टडी इस तरह करते हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, नहीं एज ए वैल्यू जजमेंट करते हैं, जबकि साइकोलॉजी में हम मैटर ऑफ फैक्ट के तौर पे थॉट की स्टडी करते हैं। यानी साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे सोचते हैं या मनुष्य कैसे सोचता है, और लॉजिक में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य को कैसे सोचना चाहिए। तो ये डिफरेंस। तो डिफिनीशन का उपयोग हम कब करते हैं, डिफिनीशंस हेल्प एलिमिनेट एम्बिग्विटी, यानी जो अगर संदिग्ध कोई चीज़ है, संदेह है, तो उसको निकालने के लिए, और वैगनेस, यानी कि जो उस पर अस्पष्टता है उसको खत्म करने के लिए, एक स्पष्ट पहचान के लिए हम डिफिनीशंस को यूज करते हैं। अब डिफिनीशंस के टाइप्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे सवाल बनने की पूरी संभावना है, उसको हम देखते हैं। तो हमको 5 तरह की परिभाषाएं पढ़नी है अपने सिलेबस में, 5 अलग अलग तरह की परिभाषाएं पढ़नी है। हम समझ गए कि हम परिभाषा किसी चीज़ को क्यों देते हैं, ताकि हम उसको पहचान सकें, उसके बारे में हमारे दिमाग में कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई संदेह ना हो, कोई शक्को शुबह ना हो। अब परिभाषाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, ये इस पे निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को किस पॉइंट ऑफ व्यू से परिभाषित कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफिनीशंस हम देखते हैं। सबसे पहली जो डिफिनीशन है वो स्टिपुलेटिव डिफिनीशन है, इसको हम नियतकारी या ऐच्छिक परिभाषा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने कोई नई चीज देखी, अब आपको रिकॉग्निशन के लिए उसको कोई नाम देने की जरूरत है, तो उस समय आप के मन में जो आता है कि आप उसको पहचान सके, आपने उसको नाम दे दिया। मान लीजिए कोई नया ग्रह खोजा गया या कोई नया आकाशीय पिंड खोजा गया, उसकी परिभाषा जाहिरा तौर पे पहले से मौजूद नहीं है, तो उसको एक नाम दे दिया गया, वो नाम उसको परिभाषित करेगा। जैसे मान लीजिए हम गणित का कोई प्रश्न कर रहे हैं, उसमें किसी पद की हमको वैल्यू निकालनी है या उसका मूल्य निकालना है, उसका मान निकालना है। तो आमतौर पर अपनी पिछली क्लासेस में हमने ऐसा किया होगा कि बीजगणित में करते समय जो पद हमको ज्ञात करना होता है, जिस टर्म की हमको वैल्यू फाइंड करनी होती है, हम उसको x, y, z किसी भी अक्षर से a, b, c से डिनोट कर देते हैं। ये परिभाषा ना तो सही होती है ना तो गलत होती है,
उस समय ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर जब आप अपनी मर्जी से किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, किसी चीज़ को पहचानने के लिए कुछ संकेत दे देते हैं, कोई टर्म दे देते हैं, तो वो आती है स्टिपुलेटिव या ऐच्छिक परिभाषा। इसमें क्या होता है, असाइनिंग अ ब्रांड न्यू मीनिंग टू अ टर्म, किसी पद को एक नया मूल्य देना या एक नई पहचान देना या एक नया अर्थ देना। इसका उपयोग किस में होता है, तो इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निकल टर्म्स और जार्गन। जैसे हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, एआई का ज़माना है, एआई में जो नए नए टूल्स आ रहे हैं उनको लेकर जो नाम दिए जा रहे हैं वो सब इसी परिभाषा के अंतर्गत आएंगे कि आपने चैट जीपीटी बना दी, आपने परप्लेक्सिटी बना दी, आपने जेमिनी बना दी। तो ये जो नामकरण है जो किया गया है वो आएगा ऐच्छिक परिभाषा या स्टिपुलेटिव डिफिनेशन के अंतर्गत। दूसरी परिभाषा है लेक्सिकल, इसको कोशगत या कोशीय परिभाषा भी कहते हैं। कोशीय, यहाँ पे कोश गलत लिखा है, ये वाला सा होगा। ये अगर हम जानते हैं इसको, डिक्शनरी में जो परिभाषाएं हमको मिलती हैं, पहले से मौजूद कोई टर्म है, आपको उसके बारे में और क्लैरिटी चाहिए, तो आपने डिक्शनरी में या शब्दकोश में जाके देखा कि उसको किस तरह डिफाइन किया गया। ये डिक्शनरी डिफिनीशन है एक तरह से, जिसको हम बोलते हैं लेक्सिकल डिफिनीशन। इसका काम क्या करता है, रिपोर्टिंग द मीनिंग अ टर्म ऑलरेडी हैज इन अ लैंग्वेज। किसी भाषा में कोई शब्द जो पहले से मौजूद है उसको डिफाइन करना है। मान लीजिए कि आपको आम को डिफाइन करना है, आप जानते हैं एक फल है, लेकिन आपको उसके बारे में और सटीक और ठोस जानकारी चाहिए, तो आप जाएंगे डिक्शनरी में, आम क्या है, तो उसका श्रेणीकरण होगा कि एक विशेष प्रकार का फल है, एक विशेष जियोग्राफिकल एरिया में पाया जाता है, एक विशेष मौसम में पाया जाता है। तो इस तरह जब हम जाते हैं डिक्शनरी डिफिनीशन की बात करते हैं, तो वो लेक्सिकल डिफिनीशन के अंतर्गत आती है। इसका काम क्या होता है, टू एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर एक्चुअली यूज्ड, डिक्शनरी स्टाइल। यानी किसी भी टर्म के लिए जो पद, किसी भी टर्म के लिए जो डिफिनीशन रखी गई है वो क्यों रखी गई है, उसके किन लक्षणों को परिभाषित करती है, ये लेक्सिकल डिफिनीशन का काम। तीसरी डिफिनीशन है प्रिसाइजिंग, शुद्धिकरण या शुद्धिकृत। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि लेक्सिकल डिफिनेशन के बाद यानी कोशीय परिभाषा के बाद भी अगर आपको किसी टर्म का किसी पद का मतलब स्पष्ट ना हो रहा हो, उसकी मीनिंग क्लियर ना हो रही हो, उसको और डीपली डिफाइन करने की जरूरत महसूस हो रही हो, तो वहां पे जरूरत पड़ती है प्रिसाइज डिफिनीशन की, प्रिसाइजिंग डिफिनीशन की, रिड्यूसिंग द वॉगनेस ऑफ अ टर्म बाय गिविंग इट ए स्ट्रिक्ट बाउंड्री। जैसे कि कोश में हम गए, हमने पूछा आम क्या है, हमको देखना है, पता चला आम एक फल है, अब हमको पता है फल बहुत सारे। फिर हम थोड़ा और प्रिसाइज हुए, हमको पता चला ये एक ऐसा फल है जो ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में भी बहुत सारे फल पाए जाते हैं। तो हम जाते जाएंगे वहां तक जाएंगे जब तक सारी चीजों से अलग हम आम को एकदम स्पष्टता के साथ परिभाषित न कर पाए। तो कोशीय परिभाषा के बाद या लेक्सिकल डिफिनीशन के बाद भी अगर उस टर्म में कोई सक्को सुबह बच जाती है, कोई संदिग्धता बच जाती है, तो उसको दूर करने का काम किसका है, प्रिसाइजिंग डिफिनीशन का है। यूज्ड इन लीगल और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, एग्जांपल डिफाइनिंग पुअर। हम सभी लोग जानते हैं गरीब कौन होते हैं, लेकिन अलग देश की अर्थव्यवस्था की अलग अलग स्थिति के उसमें जब अलग अलग स्थितियों में हम इसी टर्म का डिफिनीशन देते हैं तो वो अलग होता है। भारत में गरीब होने का मतलब अलग है, अमेरिका में गरीब होने का मतलब अलग हो सकता है। किसी देश में पर कैपिटा इनकम क्या है, किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, उस आधार पर तय किया जाएगा कि उस देश में कौन अमीर है कौन गरीब है। हो सकता है यहाँ पे जो मिडिल क्लास में आता है वो अमेरिका में पुअर में आता हो सकता है यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं अमेरिका में पुअर क्लास में आता हो। तो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी टर्म को, जैसे गरीब एक जनरल टर्म है, गरीब का मतलब हम सब समझते हैं, लेकिन किसी विशेष रेफरेंस में जब हम उसको समझना चाहते हैं तो हमारे लिए
प्रिसाइजिंग डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट जब कई बार उन पे कोई केस दाखिल होता है कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी व्याख्या प्रकाशित करवाती है, वो भी शुद्धिकरण या प्रिसाइजिंग डेफिनेशन के तहत आएगा। चौथा प्रकार है थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, हम इसमें किसी टर्म को, ये ज़्यादातर साइंटिफिक या फिलोसॉफिकल स्टडीज़ में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसी भी टर्म को जब हम थ्योरेटिकल बेसिस पे उसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको एक्सप्लेन करना है ये, हमने वाटर के लिए एक केमिकल सिंबल रखा है H2O, इसमें H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, और ये हमने H2O जहाँ भी लिखते हैं हम समझ जाते हैं कि वाटर। अब इसके पीछे थियरी क्या है? थियरी इसके पीछे एक पूरी केमिकल थियरी है कि जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो एक वाटर एटम या एक जल का परमाणु बनता है। अब इसको थ्योरेटिकली डिफाइन करने के लिए हमको केमिस्ट्री में जाना पड़े, उसकी डेफिनेशन हम ऊपरी तौर पे नहीं कर सकते। तो जहाँ पे हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चीज़ों को डिफाइन करना पड़े, फिलोसॉफिकल इंसाइट के साथ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ता है और उस पूरे सिद्धांत को बताना पड़ता है उनके पीछे के, उसको हम देखते हैं थ्योरेटिकल डेफिनेशन के तहत। डिफाइनिंग ए टर्म बेस्ड ऑन ए साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल थियरी। जब किसी वैज्ञानिक या दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर हम किसी पद की व्याख्या करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, तो उसको हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परजुएसिव या प्रेरक डेफिनेशन। ये क्या होती है? इसका उद्देश्य उतना उस पद को स्पष्ट करना नहीं होता है जितना उस पद के बारे में लोगों में दिलचस्पी पैदा करना होता है। जैसे लॉजिक की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एक तो वो है कि जो किताबों में लिखी हुई है कि लॉजिक पढ़ाते वक्त मैं बताऊंगा कि ये ग्रीक वर्ड लोगोस से आया है, इसका काम ये है, करेक्ट रीजनिंग की बात के प्रिंसिपल्स हमको लॉजिक में मिलते हैं। ये सारी जो उसकी एकेडमिक एक परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस। दूसरा ये कि मैं उसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसका यूज करते हैं, आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्टता के साथ व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपको लॉजिक पढ़ना चाहिए। अगर आपको बहुत ही लॉजिकली थिंक करना है, बहुत ही मतलब संगत रूप में आपको सोचना है, आप चाहते हैं कि आपकी रीजनिंग बहुत मजबूत हो, आप चाहते हैं कि आप बहुत क्लियरली और बहुत असर्टेटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, तो आपको लॉजिक पढ़ना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? इसमें हमारा फोकस ये होता है कि सुनने वाले को हम प्रेरित कर सकें, उसमें उसको हम परजुएट कर सकें कि वो उस चीज़ में दिलचस्पी ले। यूजिंग इमोशनल लैंग्वेज टू इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स, यानी भावनात्मक भाषा का प्रयोग करके लोगों के एटीट्यूड को या लोगों के दृष्टिकोण को चेंज करने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी टर्म को बताते समय, उसको परिभाषित करते समय, तो वो आता है परजुएसिव डेफिनेशन में, यानी कि प्रेरक परिभाषा में। टू स्वे एन ऑडियंस, जैसे हम किसी ऑडियंस से बात करते समय ये कहते हैं कि मान लीजिए टैक्स क्या होता है? कर, टैक्स हम सब देते हैं, जो भी लोग देते हैं, इनकम टैक्स सभी लोग जानते हैं। उसको, उसकी एक परिभाषा हमको मिल जाएगी, अर्थशास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। लेकिन जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है जो अपोजिशन में है, उसको सत्ता पक्ष पे बात करनी है, तो वो ये भी कह सकता है कि ये कर जो बढ़ा दिए गए हैं, ये टैक्स नहीं है, ये थेफ्ट है, ये चोरी है। तो यहाँ पे वो लोगों के इमोशंस को, वो लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहा है। तो ये आ जाएगा परजुएसिव डिफिनीशन के तहत या प्रेरक परिभाषा के तहत। ये तो हो गए हमारे परिभाषा के 5 प्रकार, और ये महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला 2 टर्म इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी चीज़ को परिभाषित करते हैं तो हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं। 2 चीज़ हो सकती हैं। एक तो हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करें, किसी वस्तु पे फोकस करें, या फिर हो सकता है हम उसके गुण पे फोकस करें। इसके लिए 2 टर्म है, एक है कनोटेशन और एक है डिनोटेशन।
ये भी हमको परिभाषा करते समय ध्यान में रखना होता है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिनोटेशन। डिनोटेशन यानी कि वस्तुवर्थ या एक्सटेंशन की बात जिसमें की जाती है। तो डिनोटेशन में हम क्या काम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अ टर्म रेफर्स टू, यानी डिनोटेशन वह पद है जो एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे या एक वस्तुओं के समूह पर फोकस करता है या उसकी तरफ संकेत करता है। उदाहरण के तौर पे हाउ मैनी और विच वंस, जब हम पूछते हैं कितने या कौन, तो हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटीज पे नहीं कर रहे हैं। इसमें जैसे हम बात करते हैं डिनोटेशन ऑफ प्लैनेट्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर एटसेट्रा, इसी तरह हम आदमी के बारे में बात कर सकते हैं, मानव जाति के बारे में, पशुओं के बारे में। जब हम कहें मानव, पशु, तो हम एक जात को डिनोट कर रहे हैं, उसको हम उसके वस्तु अर्थ को, एक समूह को हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये होता है डिनोटेशन। जैसे हम मानव की बात करें तो मानव एक पद है, एक सामान्य जाति है जिसमें बहुत सारे सदस्य। हम बात करते हैं पशु की, बहुत सारे सदस्य। हम बात करते हैं प्लैनेट की, बहुत सारे ग्रह उसमें आ सकते हैं। तो इसमें ये डिनोट करेंगे प्लैनेट। तो प्लैनेट में हम कोई पार्टिकुलर प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें अर्थ भी हो सकती है, वाटर, जुपिटर भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम किसी वस्तुओं के समूह को संबोधित करते हैं तो वो होता है डिनोटेशन। अब इसमें दो तरह हो सकते हैं, डिनोटेशन के दो प्रकार हो सकते हैं। एक होता है इन्यूमरेटिव, एक होता है ऑस्टेंसिव। ये होता है गणनात्मक। इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी एक पूरे वस्तु हैं, उनके एक पूरे समूह की तरफ जब हम संकेत करते हैं तो वो होता है इन्यूमरेटिव। उदाहरण के तौर पे अगर हम भारत के प्रधानमंत्रियों के लिस्ट बनाते हैं तो हम ऐसे कई इंडिविजुअल्स की एक लिस्ट बना रहे हैं। हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जो हुए हैं, किसी पार्टिकुलर की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, हम एक लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो गणनात्मक वस्तुवर्थ है या डिनोटेशन है, इन्यूमरेटिव डिनोटेशन है। दूसरा ऑस्टेंसिव है, इसको वस्तुगत भी कह सकते हैं, वस्तुगत। इसमें क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ संकेत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यह पेन है, तो ये किसको हम डिनोट कर रहे हैं, किस तरफ, एक ऑब्जेक्ट की तरफ हम डिनोट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ऑस्टेंसिव डिनोटेशन। अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम पढ़ते हैं कनोटेशन। तो एक हमारे दिमाग में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा तो हम समझ पाएंगे कि अलग अलग इसका उपयोग क्या है। तो अगला हमारा जो टर्म है वो है कनोटेशन। कनोटेशन का काम क्या है, पहले ही हम बात कर चुके हैं कि जो डिनोटेशन है वो ऑब्जेक्ट की तरफ या एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है। कनोटेशन क्वालिटीज की तरफ। जब हम कहते हैं मानव, डिनोटेशन है एक जाति का, लेकिन जैसे हम कहते हैं मानवों के हम लक्षण बताने लगते हैं तो वो आ जाएगा कनोटेशन में। तो कनोटेशन में क्या होता है, ये गुणार्थ या आशय बताता है। उसमें जो डिनोटेशन था उसमें एक्सटेंशन था, इसमें इंटेंशन। इसकी डिफिनीशन क्या है, द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज ए टर्म इम्प्लाइज, एक ऐसा पद जो किसी गुण या गुणों के समूह का अर्थ करता है या उनको परिभाषित करता है, उसको क्या कहते हैं, कनोटेशन। उदाहरण से चीजें और अच्छी होंगी। उदाहरण के तौर पे जैसे हम प्लैनेट की बात किए, हमने कहा एक प्लैनेट। अब प्लैनेट को डिफाइन, हमने प्लैनेट बोल दिया, डिनोट कर दिया। वो प्लैनेट कोई भी हो सकता है, अर्थ हो सकती है, वो मार्स हो सकता है, वो जुपिटर हो सकता है, या डिनोटेशन हो गया। कनोटेशन क्या होगा, हमने बोला वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, यानी एक आकाशीय पिंड है, या हमने कह सकते हैं ऑर्बिट्स स्टार, कि वो एक स्टार या एक सितारे के या एक नक्षत्र के चारों तरफ घूमता है। तीसरा स्फेरिकल है, वह गोल है।
अब हम इसमें भी प्लैनेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्लैनेट के किन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि वो सेलेस्टियल बॉडी है यानी आकाशीय पिंड है। ऑर्बिट्स अ स्टार, वो एक नक्षत्र के चारों तरफ परिक्रमा करता है और वो स्फेरिकल है यानी गोलाकार है। इसमें टाइप्स क्या होते हैं, जैसे डिनोटेशन के दो टाइप्स थे, एन्यूमरेटिव और ऑस्टेंसिव, यानी गणनात्मक और वस्तुगत। इसमें तीन टाइप्स हैं, कन्वेंशनल, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। कन्वेंशनल में जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के गुण के बारे में हमको बताना है, तो एक तो जो सामान्य परंपरा से चला आ रहा हमारे पास डाटा मौजूद होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को, जैसे मनुष्य एक विवेकशील और संवेदनशील प्राणी है, या मनुष्य एक विवेकशील पशु है, ऐसी बात हम कर सकते हैं। तो हमको पता है कि ये हमने जाके चेक नहीं किया है, सारे मनुष्यों का विवेक, सारे मनुष्यों की संवेदना के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमको परंपरा से प्राप्त है। ह्यूमन इज ए सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। थ्रू कन्वेंशन ये बातें हमको पता है। तो जब उन गुणों की बात की जाए जो हमको परंपरा से पता है, तो वो आ जाएंगे कन्वेंशनल कनोटेशन में। दूसरा सब्जेक्टिव कनोटेशन, अगर किसी व्यक्ति एक पर्सनल किसी के बारे में बातचीत करनी हो, किसी के बारे में व्यक्तिगत बात करनी हो, जैसे एक तो बात ये हो गई कि सभी दार्शनिक बुद्धिमान होते हैं, ये बात हो गई, ये हो गया कन्वेंशनल हो गया, जो हमको पता है कि दार्शनिक के तौर पे सोचने के लिए, दार्शनिक चिंतन के लिए बुद्धि का एक निश्चित स्तर चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि जैसे सुकरात एक बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली दार्शनिक थे। अब ये व्यक्तिगत तौर पर मैं एक ग्रुप से एक इंडिविजुअल को निकाल रहा हूँ और उसके गुणों की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा सब्जेक्टिव कनोटेशन हो जाएगा। इसमें किसी पर एक व्यक्ति के बारे में जब हम विचार प्रस्तुत करते हैं, एक व्यक्ति को जब हम परिभाषित करते हैं, व्यक्ति के गुणों को, व्यक्ति को परिभाषित करना डिनोटेशन, उसके गुणों के बारे में हम बात करते हैं, तो वो हो जाएगा सब्जेक्टिव कनोटेशन। ऑब्जेक्टिव कनोटेशन हो गया, इसमें जब हम पर्सनल नहीं एक जनरल एसोसिएशन के तहत बात करते हैं। जनरल एसोसिएशन, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो दार्शनिक हैं वो बुद्धिमान होते हैं। अब इसमें किसी विशेष दार्शनिक का हमने नाम नहीं लिया, या हमने कहा कि लॉजिशियंस जो होते हैं वो रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, किसी एक लॉजिशियन का नाम नहीं लिया। जब हम ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं क्लास के बारे में, एक समूह के गुणों के बारे में, तो उस समय हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कनोटेशन होगा। तो ये सिंपल दो टर्म थे। अब अगली बात हम करते हैं, इनके डिनोटेशन और कनोटेशन के बीच संबंध क्या है, वो बहुत दिलचस्प है। इसको पढ़ने के लिए, डिनोटेशन और कनोटेशन के बीच संबंध पढ़ने के लिए हमको एक विशेष टर्म इस्तेमाल करना पड़ता है, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध। दोनों का संबंध कुछ ऐसा है कि अगर एक का मान बढ़ता है, दूसरे का मान घट जाता है। उदाहरण के तौर पे, इन लॉजिक दे हैव एन ऑपोजिट रिलेशनशिप, कनोटेशन और डिनोटेशन में विपरीत संबंध होता है। पहला रूल क्या होता है, जैसे कनोटेशन यानी गुणार्थ, गुणार्थ जो है जब वो बढ़ता है, तो डिनोटेशन वस्तुवार्थ जो होता है वो घटता है। सिंपल रूल। अब इसको कई तरह से बताया जा सकता है कि जब गुणार्थ बढ़ता है तो वस्तुवार्थ घटता है, वस्तुवार्थ बढ़ता है गुणार्थ घटता है। तो इस तरह से चार तरीके से हम इसको वो कर सकते हैं, लेकिन ये रूल एक ही है कि जब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, कनोटेशन बढ़ेगा डिनोटेशन घटेगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे जब हम स्पेसिफिक ट्रेट्स की तरफ जाते हैं तो उसमें कम ऑब्जेक्ट्स फिट्स होते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने बात की जानवर। अभी जानवर शब्द में या एनिमल में बहुत सारे ग्रुप, उसमें आदमी भी हो सकता है, उसमें
कुत्ते भी हो सकते हैं, बिल्लियां भी हो सकती हैं, शेर हो सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो है उस अम्ब्रेला टर्म के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हमने एनिमल बोला तो ये हमने एक क्लास को डिनोट किया। जैसे जैसे हम इंडिविजुअल की तरफ बढ़ेंगे, हमको इंडिविजुअल स्पीसीज की तरफ बढ़ेंगे, हमको उसको अलग करने के लिए, उस क्लास से अलग करने के लिए, अलग डिफाइन करने के लिए उसके गुणों की भी बात करनी पड़ेगी। और जितना ज़्यादा हम उसके गुणों की बात करेंगे उतना ज़्यादा वो डिनोटेशन की वैल्यू घटती जाएगी, कनोटेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे हमने कहा एनिमल, अब एनिमल में जो उसके सामान्य लक्षण है, कई सारे जानवरों के लक्षण उससे मिलते जुलते हो सकते हैं। इसमें हम एक पूरी समूह को, एनिमल यानी जानवरों के एक समूह को हम डिनोट कर रहे हैं। हमको बात करनी है कुत्ते के बारे में, तो हम पहले कहेंगे एनिमल। एनिमल में भी मैमल्स की बात करेंगे, हम स्तनधारियों की बात करेंगे, उसमें फिर हम जाएंगे कुत्ते की बात करेंगे। तो जितना ज़्यादा हमको पार्टिकुलर की तरफ मूव करना पड़ेगा, हमको उसके गुण बताने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा हम गुणों पे फोकस करेंगे, कनोटेशन की वैल्यू बढ़ेगी, डिनोटेशन डिक्रीज होता जाएगा। जैसे एनिमल बड़ा ग्रुप, और उसको थोड़ा डिफाइन किया कि नहीं, एनिमल में भी मैमल ग्रुप थोड़ा छोटा हुआ, और डॉग एक पार्टिकुलर स्पीसीज, ग्रुप गेट्स स्मॉलर। यहां पे क्या हुआ, जैसे जैसे कनोटेशन को हमने बढ़ाया, डिनोटेशन जो है घटता चला गया। उल्टा करके देख लेते हैं, जब कनोटेशन घटता है तो डिनोटेशन बढ़ता है। कैसे? अब इसी उदाहरण को उल्टा ले लेते हैं। जब हम एक कुत्ते के बारे में बताएंगे तो जितना हम उसके गुणों के बारे में बताएंगे कि 4 पैरों पे है, भौंकता है, पूंछ होती है, पालतू होता है, वफादार होता है, मतलब उसके गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कनोटेशंस के बारे में। लेकिन हमने उसको और लार्जर ग्रुप में कह दिया, हमने कहा स्तनधारी है। अब हमने उसको उसके ऊपर वाली क्लास में डाल दिया, कुत्ता स्तनधारियों के वर्ग में आता है। अब यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं हम कुत्ते से बड़ी क्लास को, तो डिनोटेशन बढ़ गया, लेकिन कनोटेशन घट रहा है। उस पे भी हमने क्या किया कि मैमल से भी कर दिया, हमने कहा कि उसमें भी थोड़ा ज़्यादा डिफाइन करना पड़ रहा है, तो हमने बोल दिया कि ये एनिमल है। अब ये एक बहुत बड़ा समूह हो गया, बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। इसमें कनोटेशन की वैल्यू जो है नीचे चली गई। हमको जितना स्पेसिफिकली डिफाइन करना पड़ता था डॉग को, अब नहीं करना पड़ेगा, हम सीधे तौर पे जानवर बोल सकते हैं। अब डिनोटेशन की वैल्यू बढ़ गई, कनोट हम नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 रूल है, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि जब कनोटेशन की वैल्यू घटेगी तो डिनोटेशन की वैल्यू बढ़ेगी, जब गुणार्थ घटेगा तब वस्तुआर्थ बढ़ेगा। ये सिंपल रूल है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमको फोकस करना है वो करना है डिफिनीशन बाय जीनस एंड डिफरेंशिया। ये जो लास्ट टॉपिक है हमारी 2nd यूनिट का, उसकी हम बात करते हैं। तो ये डिफिनीशन जो है अरिस्टोटल ने दी थी। अरिस्टोटल ने डिफाइन किया था कि किसी चीज को या किसी जाति के किसी सदस्य को या किसी समूह के किसी सदस्य को, एक इंडिविजुअल को डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जीनस से और डिफरेंशिया से। यानी एक तो उसका जो ऐसा गुण है जो उसको उसकी जाति में कंक्लूड करवाता है, जैसे कुत्ता है वो मैमल्स में आता है, तो ये एक तो ऐसा गुण है कि वो उसको मैमल्स के अंतर्गत रखा जा सकता है। दूसरा एक जो डिफरेंशिया है, यानी वो बाकी मैमल्स से कैसे अलग है। कुछ गुण उसके ऐसे होंगे जो बाकी मैमल्स से मिलते होंगे, मैमल्स ग्रुप में आने वाले बाकी समूहों से, तो उसके तहत वो मैमल्स के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे गुण भी होंगे जो उसको बाकी मैमल्स से अलग करते होंगे, यानी स्तनधारियों के उस पूरे वर्ग में आने वाले दूसरे समूहों से उसको अलग करते होंगे। तो दिस इज द क्लासिकल मेथड ऑफ डिफिनीशन, ऑल्सो नोन एज डिफिनिशियो पर जीनस एट डिफरेंशियम, फेमसली यूज्ड बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने ये विधि दी थी। अब इस विधि के बारे में थोड़ा विस्तार से हम देखते हैं कि इस विधि को होता क्या है। अब उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जीनस का मतलब क्या होता है, क्योंकि ग्रीक वर्ड है, जीनस एक ग्रीक वर्ड है
जीनस या जेनेरा एक जो है एक वर्ग या एक वंश को दर्शाता है। स्पीसीज और जीनस में फर्क क्या होता है? जैसे हमने कहा कि हमने मानव की बात की, तो मानवों की एक स्पीसीज है, द स्पेसिफिक टर्म बीइंग डिफाइंड, एग्जांपल मैन, एक जात है। हमने कहा मानव एक सामान्य जाति है, उसके सारे सदस्य आपस में उसमें जो उससे एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग हैं हम उनको रख सकते हैं। स्पीसीज से जो अगला वर्गीकरण है या स्पीसीज से जो बड़ा वर्ग है जहाँ पे हम रख सकते हैं वो है वर्ग या जीनस, द ब्रॉडर क्लास और फैमिली टू विच द स्पीसीज बिलोंग्स। अब जैसे हम बात करें मानव की, वो एक स्पीसीज हो गई, लेकिन मानव को हम किसके साथ रख सकते हैं? कुत्तों के साथ, बिल्लियों के साथ, जानवरों के साथ। कैसे? हमने कह दिया मैमल्स, यानी ये हो गया स्तनधारी वर्ग या स्तनपायी वर्ग। अब ये जीनस हो गया। जैसे हमारी प्रजाति मानव की है तो जाति हमारी स्तनधारी है, मैमल्स में आते हैं। मैमल्स में उसके अतिरिक्त भी कई सारे जानवर आएंगे, बिल्लियों को भी रख सकते हैं, कुत्तों को भी रख सकते हैं, भैंस आ सकती है, हाथी आ सकता है, यानी ऐसे जितने भी मैमल्स जो स्तनपायी हैं वो सारे आ गए मैमल्स के अंतर्गत। अब जीनस क्या होती है? जो वो ब्रॉडर क्लास होती है जिसके अंतर्गत वेरियस स्पीसीज को रखा जा सकता है जो एक दूसरे से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन में रखती हैं या उनके कुछ गुण आपस में मिलते हैं। डिफरेंशिया का मतलब क्या होता है? भेदक गुण होता है। अब जैसे हमने एक जीनस में दो स्पीसीज को रख दिया, हमने मान लीजिए एक स्पीसीज ह्यूमंस की है, एक स्पीसीज कैट्स की है, हमने दोनों स्पीसीज को एक जीनस में या एक वर्ग में रख दिया, मैमल्स में, स्तनधारी। अब इन दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स थे तभी हमने उनको एक बड़े वर्ग में रखा। डिफरेंशिया क्या है? कि जो बिल्लियों को आदमी से अलग करते हैं, यानी जो उन स्पीसीज को अलग करती है एक दूसरे से, वो है डिफरेंशिया। The specific characteristic that distinguishes this species from all other species in the same genus. अब आदमी में कुछ चीजें हैं जो दूसरे स्तनपायी जातियों के साथ वो साझा करता है, जो उसकी कॉमन है, लेकिन रेशनैलिटी के जैसे बात की जाए, तार्किकता की बात की जाए, तो उसको बाकी वर्ग के जो जितनी भी जातियां हैं उनसे अलग कर देती है। ये हो गया जीनस और डिफरेंशिया। उदाहरण से अब हम इसको समझने की बात करते हैं। सबसे क्लासिकल जो इलस्ट्रेशन है, जो सबसे प्राचीन उदाहरण जिसको हम कह सकते हैं, तो ये टर्म ग्रीक फिलोसोफर्स काफ़ी यूज़ करते थे। मैन इज़ अ रेशनल एनिमल। एनिमल है इसलिए वो बाकी जानवरों के साथ भी उसकी एक कॉमन फीचर्स वो शेयर करता है, कुछ उसकी गुण हैं, कुछ उसकी जो है डिफाइनिंग फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो दूसरे एनिमल से शेयर करता है, इसलिए वो एनिमल है। लेकिन दूसरे एनिमल से अलग कैसे है? रेशनल है। ये जीनस है जो आदमी को एक बड़े वर्ग में रख दिया। ये डिफरेंशिया है जो उसको उस वर्ग से अलग करता है, बाकी सारी स्पीसीज से अलग करता है। तो ये हो गया जीनस एंड डिफरेंशिया। स्पीसीज एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य हो गया, जीनस हो गया एनिमल, मैन इज अ टाइप ऑफ एनिमल। डिफरेंशिया क्या हो गया? रेशनल, केवल मनुष्य ही विवेकशील है, बाकी उस जीनस में जितने भी लोग आते हैं, जैसे हमने जीनस के उदाहरण के तौर पे मैमल्स को ले लिया, तो उसमें जो भी आएंगे, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, जो भी आएंगे वो रेशनल नहीं है, केवल आदमी रेशनल है, इसलिए आदमी उन सबसे अलग है। तो ये मेक्स मैन डिफरेंट फ्रॉम ए काऊ और ए लायन। एक गाय या एक शेर से या दूसरे जो उस वर्ग में जो जातियां रखी हैं उन सबसे अलग हो गया, रेशनैलिटी। तो रेशनैलिटी हो गई डिफरेंशिया। अब ये एक तरीका था किसी चीज को डिफाइन करने का, डेफिनेशन बाय जीनस एंड डिफरेंशिया, ये अरिस्टोटल के द्वारा दी गई थी। अब एक अच्छी डेफिनेशंस के लिए हमको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। हमने पढ़ा था स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, यानी ऐच्छिक परिभाषा। ऐच्छिक परिभाषा में क्या होता है कि आप खुद से किसी चीज को परिभाषित कर सकते हैं।
तो खुद से जब आप किसी चीज़ को परिभाषित कर सकते हैं, ये हक आपको हासिल है, तो ज़रूरी है कि आपको ये हुनर भी हासिल हो कि आप उसको अच्छे तरीके से परिभाषित कर पाएँ। उदाहरण के तौर पे जैसे आपसे कहा गया किसी चीज़ को परिभाषित करने के लिए, तो आपको अगर बेसिक रूल्स नहीं पता हैं तो आप उस चीज़ को कैसे परिभाषित करेंगे, और अगर करेंगे भी तो जाहिरा तौर पे उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। हालांकि फ़िलहाल इसमें दिक्कत आ चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक मिनट। हाँ, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे आज के क्लास का कि रूल्स फॉर ए गुड डिफिनीशन। किसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से परिभाषित करने के लिए जो नियम हमको ध्यान में रखने चाहिए वो क्या है। पहला है, अ डेफिनीशन मस्ट बी स्टेट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। किसी चीज़ को जब आप परिभाषित करें तो यह उसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप उस परिभाषा में उस पद के बारे में जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं उसके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को, यानी उसके जरूरी गुणों को, अनिवार्य गुणों को उसमें इंक्लूड करें। दूसरी बात है, इट मस्ट नॉट बी सर्कुलर। यहाँ पे चक्रक दोष हो जाएगा, यानी कि जब आप किसी चीज को परिभाषित करने के लिए कोई वर्ड प्रयोग कर देते हैं, जैसे कहा आपसे किसी ने पूछा कि बैचलर्स क्या होते हैं, आपने कह दिया जो अनमैरिड होते हैं, यानी आपने दो अलग अलग सिनोनिम्स बता दिए एक ही शब्द के, वो परिभाषा अच्छी परिभाषा नहीं मानी जाएगी। जैसे कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें आपसे अगर कोई बात पूछता है तो आप उसके गुणों को बताने के बजाय, उन चीज़ों को जो उसके मतलब डिफाइनिंग फीचर्स हैं उनको बताने के बजाय, जब आप कोई दूसरा शब्द ही बता देते हैं उसकी परिभाषा के तौर पे जो उसका पर्यायवाची होता है, सिनोनिम होता है, तो वहाँ पे ये हो जाता है कि ये सर्कुलर डेफिनेशन हो जाती है, यानी उससे कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तीसरा रूल क्या है, इट मस्ट नॉट बी टू ब्रॉड। इतना विस्तृत वर्णन नहीं होना चाहिए कि जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा वर्णन नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे डिफाइन करना है एक त्रिभुज को, तो मेरे लिए सिंपल सी जो डिफिनीशन है वो ये जो मैं दूंगा वो ये है कि त्रिभुज में 3 एंगल्स होते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि त्रिभुज में 3 एंगल्स होते हैं जिसमें तीसरी भुजा पहली 2 भुजाओं से बड़ी होती है और उसका योग उन 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ये एग्जेजरेशन, ये अतिरेक है, इससे बचना होता है डिफिनीशन में। इसलिए इसको टू ब्रॉड नहीं होना चाहिए। इतना काफी है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये डिफिनीशन पर्याप्त है। चौथा है हाँ, शुड नॉट बी टू ब्रॉड और टू नैरो। इतनी नैरो भी डिफिनीशन नहीं होनी चाहिए कि उसमें यह दिक्कत हो कि चीजें समझ में ही ना आए। जैसे मैं त्रिभुज को इस तरह परिभाषित कर दूं कि ये एक आकृति है, आकृतियां बहुत सी हैं, उसमें स्फेयर भी आ जाता है, उसमें चतुर्भुज भी आएगा, उसमें बहुत सारी आएंगी, तो इतना हो कि उसको पता चले कि ये है, विशिष्ट है, आकृति है, इसमें ये विशिष्टता है इसलिए हम इसको अलग रखते हैं, और एग्जेजरेशन भी नहीं करना है, बहुत ही बैलेंस्ड भी होना चाहिए। चौथा, इट शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एम्बिगुअस और फिगरेटिव लैंग्वेज। जब आप किसी चीज को परिभाषित कर रहे हैं तो परिभाषा देने के पीछे उद्देश्य यही है कि आप उसके अर्थ को, उसके गुणों को और स्पष्ट तरीके से रख पाएं। अगर आपकी परिभाषा ही लोगों को नहीं स्पष्ट हो पा रही है, उसमें आपने इतनी अलंकारिक शब्दावली यूज कर दी, एकदम फिगरेटिव स्पीच, फिगरेटिव लैंग्वेज में आपने उसको बता दिया, तो पहले तो लोगों के लिए चुनौती होगी कि आपकी लैंग्वेज समझें, आपकी भाषा समझें, फिर वो भाषा क्या कह रही है उसको समझें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एम्बिगुअस, यानी संदिग्ध भाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा का काम ही है संदिग्धता को दूर करना। और फिगरेटिव लैंग्वेज यानी अलंकारिक भाषा बहुत नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत नापी तुली, बहुत सधी हुई भाषा
जो जितना ज़रूरी हो उतना ही इंफॉर्मेशन दे, और उससे न तो ज़्यादा न तो कम, तभी हम कहेंगे कि आपने एक बेहतर परिभाषा दी है। ये 4 रूल्स हैं जिसमें परिभाषित किसी टर्म को परिभाषित करते समय हम उसके आवश्यक गुणों को उसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा, सर्कुलर नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक वर्ड को डिफाइन करने के लिए दूसरा वर्ड नहीं बोलना है, उसका पर्यायवाची नहीं बोल देना है। तीसरा, ना तो बहुत ब्रॉड होनी चाहिए ना तो बहुत नैरो होनी चाहिए, यानी बहुत विस्तृत भी नहीं बहुत संकीर्ण भी नहीं। और चौथा, संदिग्ध भाषा में या बहुत अलंकारिक भाषा में, बहुत क्लिष्ट या बहुत जटिल भाषा में नहीं होनी चाहिए, साधारण सरल भाषा में होनी चाहिए, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो जो दूसरी यूनिट में हमारे टॉपिक्स थे वो इतने ही थे जिनको आज हमने कवर कर लिया है। और इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक होगा जो इसी से जुड़ा होगा। ये जो रूल्स हैं एक अच्छी डिफिनीशन देने के लिए या अच्छा किसी पद का या किसी टर्म का मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए, अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो क्या पैदा होता है? फैलेसीज, तर्क दोष। अगले टॉपिक जो अगला क्लास हमारा अगली क्लास होगी उसमें हम तर्क दोष के बारे में, इनफॉर्मल फैलेसी जो कि हमारे सिलेबस में है, उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।